जय गुरुदेव, जय महर्षि। आजकल जो वातावरण अभी चल रहा है हमारे छात्र छात्राओं का, विद्यार्थियों का, हम तो अपनी भाषा में उनको कहते हैं हमारे बच्चों का। कुछ लोगों ने कहा नहीं, छात्र छात्राएं ही बोलना है, बच्चे नहीं बोलना है, पर हमारे मन में तो वो सब बच्चे हैं हमारे। तो हमारे को कुछ हमारे डायरेक्टर्स ने, फैकल्टी ने बोला कि आप क्या कहेंगे इस विषय में। तो अभी हम एक छोटी सी बात, दो बात आपको बता देते हैं। बड़ी सरल बात है, आपके काम की बात है। और ये बात जो हम बता रहे हैं ना, ये हमारे जो विद्यार्थी जीवन था, कितना 12 और 5, 17 और फिर 4, 21 वर्ष और कुछ अन्य पाठ्यक्रम किए 7 वर्ष के, तो कह सकते हैं 27 वर्ष का हमारा जो जीवन रहा है। नहीं, एक और डिग्री करी थी, 3 वर्ष और जोड़ लें तो 30 वर्ष के विद्यार्थी जीवन का अनुभव आपके साथ जो है वो साझा करना चाहते हैं। अभी देखिए जो आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन, कहीं दिल्ली में, कहीं पटना में, कहीं रांची में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं क्या है वो उत्तराखंड में, कहीं छत्तीसगढ़, सभी स्टेट्स में करीब करीब कुछ कुछ होता रहता है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा होता रहता है। देखिए, छात्र छात्राओं को हमेशा कहा जाता है अधिकार है। क्या अधिकार है? आंदोलन करने का। ठीक है, क्या होता है, व्यवस्था एक तरह की है, आपके मन में कुछ और बात है उस व्यवस्था के संबंध में। तो उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप जो लोगों का मन हो कि इस व्यवस्था से हमको संतुष्टि नहीं है, वो सब बैठ जाएं और अभी क्या व्यवस्था है उसको नोट डाउन कर लें, लिख लें, और आप उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या व्यवस्था चाहते हैं, उसको लिख लें। और फिर जो संबंधित व्यक्ति हो, आप अगर महाविद्यालय में हैं तो प्राचार्य हैं आपके, अगर आप विश्वविद्यालय में हैं तो आपके एचओडी होते हैं विभाग के, आपके डीन होते हैं, डीन ऑफ फैकल्टी होते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी होते हैं, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने वाइस चांसलर को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जब विद्यार्थी थे तो कितनी अच्छी बात थी, हम तो कोई संकोच नहीं करते। हम बताएंगे आपको, हमारे समय में मुख्य रूप से 2 वाइस चांसलर हमारे विश्वविद्यालय में थे। एक का नाम था डॉक्टर रमा प्रसन्न नायक और एक का नाम था डॉक्टर प्रोफेसर कांति चौधरी। ये दोनों जो वाइस चांसलर थे, कुलपति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बिल्कुल घर के पिताजी जैसे थे ये। इनको कोई भी बात बोलनी हो तो हम लोग एक समूह बना के और उनके जो सचिव होते थे उनके माध्यम से एक नोट भेजते थे कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं, और लिख भी देते थे ये समस्या के समाधान के लिए। वो हमको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, कभी बाहर होते थे तो 1 हफ्ते बाद समय दे देते थे और हम लोग जाके मिल के बताते थे। वो कहते थे ठीक है, विचार करते हैं, और मिलके विचार करके वो किससे करते थे हमको तो बताते नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद उस समस्या का समाधान निकल आता था। इसी तरह जब महाविद्यालय में थे वहां पे भी आंदोलन होता था। अच्छा, एक बात हमको हमेशा याद आती है, और अभी हमने जो कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ बड़े बड़ी स्थितियों में हैं, कुछ बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ हैं, उनसे पूछा कि अरे भाई, अपन लोग कैसे करते थे उस समय, क्या करते थे, क्या बोलते थे। तो एक अच्छी बात बताते हैं कि कभी भी हम लोग अपने वरिष्ठों का अपमान नहीं करते थे, हम किसी को अपशब्द नहीं बोलते थे। देखिए, कुछ नारे ऐसे होते हैं जो बड़े कॉमन हैं, स्कूल के समय से विश्वविद्यालय के समय तक हमने सुने हैं। वो क्या होता है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद सबका मुर्दाबाद। पर हमने कभी भी हमारे प्राचार्य का और
कुलपति का मुर्दाबाद नहीं सुना, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हम लोगों ने कहा। तो हमारा आज की जो पीढ़ी है, देखिए दोनों की पीढ़ी थोड़ा सा परिवर्तन है ना, शिक्षकों की पीढ़ी, कुलपति की पीढ़ी, प्राचार्य की पीढ़ी, डीन्स जो होते हैं, संकायाध्यक्षों की पीढ़ी, ये एक लेवल हो गया, और विद्यार्थियों की पीढ़ी एक और हो गया, उसके समय के हिसाब से थोड़ा नीचे की पीढ़ी हो गई। दोनों में सामंजस्य बहुत आवश्यक है। अगर हमारे प्रोफेसर्स, हमारे HODs, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग प्रमुख, हमारी फैकल्टी डीन, हमारे अधिकारी, हमारे विद्यार्थियों की बात शांतिपूर्वक सुन लें तो ये आंदोलन का अवसर नहीं आएगा। फिर भी आगे मान लीजिए, तब क्या करना है? तब विद्यार्थियों से अनुरोध है कि उसको बहुत शालीनता से करना है। देखिए हम लोग क्या करते थे मालूम है? हम लोग अपने सड़क पे बहुत कम बैठे, शायद एक आध बार की याद है हमको। हम लोग अपने बड़े बड़े वरांडे थे, महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के वरांडे में बैठ जाते थे और वहां बैठ करके मौन धारण कर लेते थे। और कुछ लोग हम लोगों को ला करके जो है ना, उस जमाने में 1-2-4 बार भूख हड़ताल भी करी हम लोगों ने। तो भूख हड़ताल में हमारे डॉक्टरों ने कहा पानी के साथ तुम्हारी शुगर डाउन नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत रस पी लिया करो दिन में एक बार। तो हमारे विद्यार्थी सखी लोग जो होते थे वो क्या करते थे, उस समय एक ड्रिंक आता था, उसका नाम था गोल्ड स्पॉट। तो कभी कभी हमको 2-1 दिन में ना गोल्ड स्पॉट पिला देते थे। ये थम्स अप और कोका कोला वगैरह तब उतना भारत में नहीं था। एक सिंप्लेक्स कंपनी थी, उसका एक ऑरेंज आता था, सिंप्लेक्स ऑरेंज, वो पिला देते थे। कभी जो है वो नींबू पानी पिला देते थे शक्कर डाल के। तो ऐसे हम लोग जो है उस समय कहते थे सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये शब्द कहाँ से पकड़ा था? ये अपने महात्मा गांधी जी को पढ़ा है हमने, आपने, सब विद्यार्थियों ने पढ़ा है। उसमें से प्रेरणा ली हम लोगों ने कि गांधी जी ने कैसे शांति मार्ग से आंदोलन किए। गांधी जी ने तो कभी डंडा नहीं चलाया, उन्होंने तो कभी तलवार नहीं दिखाई, कभी छुरी नहीं दिखाई, कभी फरसा नहीं दिखाया, कभी गोली नहीं चलाई, नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर तो शांति का इतना बल है कि सब आपके सामने झुक जाएंगे। आप देखिए शांति का प्रभाव। शांति कहाँ पर होती है? शांति देखिए मस्तिष्क में नहीं होती है। मस्तिष्क तो चलता रहता है, हमेशा घूमता रहता है ना। शांति कहाँ होती? चेतना में होती है। तो अगर आप सब लोग, एक तो क्या करिए, पूरे भारत भर में एक ध्यान का सिस्टम है, ये परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी द्वारा प्रणीत है, उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। संपूर्ण विश्व में लगभग जो है 124 देशों के लोगों ने इसको सीखा है। इसके ऊपर जो अनुसंधान हुए, शोध हुए, 700 से ऊपर हुए हैं। किसी और ध्यान की पद्धति पर इतने अनुसंधान नहीं हुए। और इसके जो लाभ मिलते हैं हर क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, कृषि के क्षेत्र में जाइए, सुरक्षा के क्षेत्र में जाइए, एनी फील्ड, सब क्षेत्रों में इसका लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये चेतना परक विद्या है ना, कॉन्शसनेस की विद्या है। ये महर्षि जी की संस्थाओं में जो है उसको कहते हैं कॉन्शसनेस बेस्ड एजुकेशन, उसको कहते हैं चेतना परक शिक्षा, चेतना पर आधारित शिक्षा। उससे क्या होता है, जो कुछ भी हम बाहर पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी मस्तिष्क में हो रहा है, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारी चेतना से। और चेतना क्या है? वो शांत प्रशांत सागर है, उसको बोलते हैं चेतना सागर। एक वेद लीला है, उसको कहते हैं एक अखंड चेतना सागर विश्व रूप में लहराया है। तो अभी देखिए, अभी जो आंदोलन होता है ना, उसको मस्तिष्क से विचार करके करते हैं, उसको मुख से बोलते हैं, चेतना से संबंध उसका कहीं नहीं है। और इसीलिए वो आंदोलन
उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता, और होता भी है तो बहुत समय लगता है। फिर उसमें आपकी तरफ से भी डंडे चलते हैं, पुलिस की भी तरफ से डंडे चलते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को जो है दोषारोपण करते हैं। इस सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए, शांत चेतना से जो कार्य किया जाता है ना, उसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। जो वैयक्तिक चेतना है वही समष्टि की चेतना है। व्यक्ति की चेतना और समष्टि की चेतना, इन दोनों में गहरा तारतम्य है। तो आप तो अपनी आवाज केवल प्रशासन को पहुंचाना चाहते हैं, आप तो अपनी आवाज जो है वो वाइस चांसलर को पहुंचाना चाहते हैं, कॉलेज के प्राचार्य को पहुंचाना चाहते हैं। और हम तो जो उपाय बता रहे हैं ना आपको, वो चेतना से जो करेंगे वो तो अखिल ब्रह्मांड में आपकी बात जाएगी। तो कौन सा ज्यादा प्रभावशाली मार्ग है? वो मार्ग अपने यहाँ देखिए, बहुत अच्छा वाक्य है उपनिषद का, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। ये चौथी चेतना है, भावातीत, भाव के परे। अच्छा, अब कुछ लोग आपसे करेंगे, बात होगी क्या, ओ ये तो धर्म की बात हो रही है, हम तो इस धर्म के, इसमें धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, ये प्रकृति के नियम कहलाते हैं, लॉज ऑफ नेचर। हमको आपको सबको मालूम है ना प्रकृति के नियम। सुबह सूर्य उदय होते हैं, सायंकाल में अस्त हो जाते हैं, शाम को चंद्रमा जो है उनका उदय होता है, प्रातः होते होते वो अस्त हो जाते हैं। आकाश में ध्रुव तारे दिखते हैं, चलो ध्रुव नहीं दिखते, ABCD कुछ भी तारे दिखते हैं, सब दिखते हैं। ये कौन कर देता है? ये जो प्रकृति की व्यवस्था है, इतनी सरिताएं अपने जो उद्गम स्थल से चल रही हैं, वहां तो 2-2, 4-4 बूंद टपकती है। और देखिए नर्मदा नदी जो है कितना विशाल रूप लिए है। गंगा जी गौमुख से निकलती है छोटे से एक झरोके में से, और कितनी बड़ी, कितने सैकड़ों किलोमीटर की हैं। इनको कहते हैं प्रकृति के नियम। और क्या प्रकृति के नियम? पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर क्या है, वृक्ष लगे हैं। हम या आप जाते हैं क्या वहां जल देने? नहीं, कोई नहीं जाता। वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो वृक्ष की जड़ें हैं वो उसको एकत्र कर लेती हैं, और पूरे वर्ष जो है वृक्ष मस्ती में रहते हैं। नई पत्तियां आती हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, पत्तियां निकलती, बीज बनते हैं, फिर नए वृक्ष बनते हैं। इसको कहते हैं प्रकृति के नियम। ये सभी धर्मों के द्वारा मान्य हैं। चंद्रमा सब धर्म मानते हैं, सूर्य सब धर्म मानते हैं, सरिताओं को सब धर्म मानते हैं, समुंदर को सब धर्म मानते हैं। तो अपन लोग क्या है, प्रकृतिवादी है, नेचुरलिस्ट हैं अपने लोग। ये केवल भारत की बात नहीं है, ये हिंदू की बात नहीं है, ये मुस्लिम की बात नहीं है, ये सिख की बात नहीं है, ये ईसाई की बात नहीं है, ये सौराष्ट्रियन की बात नहीं है, ये जूइश की बात नहीं है। नहीं नहीं, जो प्रकृति है वो सबकी बात, सबके लिए है। भाई देखिए, एक उदाहरण देते हैं। एक नदी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। एक गगरी लेके जाते हैं, जल भर के ले आते हैं। अब एक हमारे मुस्लिम भाई या बहन जाती हैं गगरी लेके, जल भर के ले आते हैं। हमारे एक सिख भाई हैं, एक नदी में जाते हैं, एक गागर भर के ले आते हैं। तो क्या नदी उसको रोकती है? कहती है कि तुम सनातनी हो, तुम जो है वो मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, नहीं तुम गगरी नहीं भर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। यही विशेषता है प्रकृति की कि अगर कोई सत्ता संपूर्ण विश्व में सचमुच में धर्मनिरपेक्ष है तो वो प्रकृति है। भारत का संविधान तो पंथ निरपेक्ष था, बाद में धर्म निरपेक्ष हुआ, उसके पंचायत में अपन नहीं पढ़ते। अपन तो कहते हैं अगर धर्मनिरपेक्षता की बात है, अच्छा धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब जो है उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक नहीं। धर्मनिरपेक्ष नास्तिक नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता ये है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं,
तो अपने को भी छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जब आंदोलन की बात आए तो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं आपका आंदोलन जो है वो क्या है, आपका विद्यार्थी जीवन क्या है। आपका जीवन एक तपस्या का जीवन है। आप क्लास 1 से लेकर के या उसके पहले भी 1 साल 2 साल वाटिका, नर्सरी, किंडरगार्टन, KG1, KG2, KG3 जो कुछ भी कहना चाहे, वहां से लेके कक्षा 12वीं तक, फिर उसके बाद 3 साल या 4 साल आपके अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो कहते हो, 2 वर्ष से 3 वर्ष के PG प्रोग्राम्स होते हैं, फिर आप 3 से 4-5 वर्ष तक PhD करते हैं, फिर 1-2 साल लगाते हैं तो जो है विद्या वाचस्पति करते हैं, आप जो है उसको कहते हैं डीलिट, वो करते हैं। तो आपका ये जो जीवन है ये एक ऋषियों का जीवन है। उसको अन्य धर्मों में कुछ और भी कह सकते हैं, हमें नहीं मालूम, हमने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ये आपका तपस्वी का जीवन है। आप तपस्या कर रहे हैं, पूरे वर्ष आप स्टडी करते हैं, आखिरी में क्या करते हैं, एक परीक्षा देते हैं, या 6 माही परीक्षा देते हैं, या त्रैमासिक परीक्षा देते हैं, या मंथली यूनिट टेस्ट देते हैं, या सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा देते हैं। और उससे क्या होता है, आपको परीक्षा देने का क्या मतलब है, एक्चुअली में तो ये परीक्षा सेल्फ असेसमेंट है। अपने खुद का जो है परीक्षण करना है कि जो विद्या हम तप करके प्राप्त कर रहे थे वो कितनी प्राप्त कर रहे हैं, हम विधि विधान से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम केवल समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये उसका परीक्षण हम स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, हम नहीं करते तो हमारी संस्था कर देती है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कर देती है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भी संस्थाएं हैं, आज की तारीख में हमारे पास 1.5 लाख बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, बेटियां हैं हमारे, बेटे हैं हमारे। लेकिन जब हम उनको बात करते हैं, समझाते हैं, उनको बोलते हैं तनाव मुक्त रहो, वो कहते हैं सर इतना प्रेशर है, तनाव मुक्त कैसे रहे। सुबह शाम 15 मिनट भावातीत ध्यान का अभ्यास कर लो, प्रातः स्कूल जाने के पहले कर लो। हम तो स्कूल में समय देते हैं, यूनिवर्सिटी के पीरियड्स में समय देते हैं, 15 मिनट ध्यान कर लो। क्या होता है उससे, जितना स्ट्रेस लेके बाहर का अपने क्लास में आते हैं वो सब डिसॉल्व करके आते हैं, तो फ्रेश माइंड से हम स्टडी करते हैं। जो कुछ हमको मिलता है हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। ये रिसर्च हुई, अभी हमने कहा ना 700 रिसर्चेज हुई हैं, तो ये रिसर्चेज हुई हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कि उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनको ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता में विकास हो जाता है, उनके तनाव जो है वो मिट जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके भीतर से आनंद की लहरें उठती है, जो चारों तरफ वो देखते हैं, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव देखते हैं, नकारात्मकता उनके अंदर की समाप्त हो जाती है। अच्छा, ये सब क्यों होता है? कोई अंदर जादू है मैजिक है? हाँ है। वो क्या मैजिक है? जो 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको भावातीत चेतना कहते हैं, जिसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से प्राप्त करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं, वही सारे प्रकृति के नियमों का घर है। उसको कहते हैं होम ऑफ ऑल दी लॉज ऑफ नेचर। तो जब हम ध्यान करते हैं, भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन काहे से होता है? हमारा इंटरेक्शन प्रकृति के नियमों से होता है। और जितने ये प्रकृति के नियमों के उदाहरण दिए ना अभी, वो सब एक साथ आपको उपलब्ध हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। तो आप सब विद्यार्थी हमारे जो ये नई जनरेशन के हैं और आगे वाली जनरेशन आने वाली है, आप सबसे एक अनुरोध है, आप आंदोलन करिए, बहुत सोच समझ के, विचार से करिए, बनाइए, प्लान बनाइए, हमको ऐसा आंदोलन करना है, इसके विरुद्ध में करना है। अभी क्या डिमांड हुई? डिमांड हुई कि हमारे देश के
शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। चलो थोड़ा समय लगा, उन्होंने कहा कि मैं नैतिक आधार पे अपना इस्तीफा त्यागपत्र देता हूं। हो गई बात। अब ये बात बताइए कि शिक्षा जो विषय है वो तो स्टेट्स का विषय है, सेंटर का भी है, कुछ चीजों में स्टेट्स का है, प्रांतों का है। अब अभी आज की न्यूज कोई ने हमको कहा देखिए, तो हम देख रहे थे कुछ और प्रांतों में जो है वहां भी आंदोलन चल रहे हैं, वहां भी पेपर लीक हो गए हैं। तो क्या करेंगे, कितने शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे मांगेंगे हम? उससे काम नहीं चलेगा। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कोई एक व्यक्ति को हटा देने से व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 75 वर्ष से अधिक हो गए हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र हुए, लेकिन उसमें भारतीयता की शिक्षा, प्रमुख जो हमारा शिक्षा का संविधान कह सकते हैं, शिक्षा का संविधान, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाई। नीति 2020 आई और अभी बात क्या हो रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। हम भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में गए, समझा भारतीय ज्ञान परंपरा। तो अपने महर्षि महेश योगी जी ने ना तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा 1971 में प्रारंभ कर दी थी सारे विश्व में देना। 1971 तो कितने वर्ष हो गए, 55 वर्ष हो गए ना। 55 वर्षों से ये व्यवस्था 124 देशों में महर्षि जी ने लगा दी, बट हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद इस पर विचार होना प्रारंभ हुआ और कुछ अभी लगा दिया गया। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कमी है भी। वो कमी क्या है कि थ्योरेटिकल रूप से तो बात हो रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की, लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान जो परंपरा है और जितने धर्म हमारे भारत में आज भी हैं और जब जब उनका जो है उद्भव हुआ है और भारत में वो लागू हुए हैं, सब साधकों के द्वारा हुआ है। गुरु नानक जी क्या एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? नहीं, एक संत थे, एक बहुत बड़े साधक थे, सिद्ध पुरुष भी नहीं कहेंगे, सिद्ध देव थे। एक वो देव कहते हैं ना उनको, नानक जी को कहते हैं देव थे वो। तो ये देव स्वरूप ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, राजर्षियों, इनकी साधना से जो ज्ञान की उत्पत्ति हुई, जो इन्होंने प्रकृति के ज्ञान को अपनी चेतना में समाहित किया, उतारा, वही ये अपना जो आज ज्ञान है, ये भारतीय परंपरा का ज्ञान है। ये प्रकृति के नियमों का ज्ञान है जिनके द्वारा हम सब के जीवन का संचालन हो रहा है। हमारी चेतना जो चल रही है वो प्रकृति की चेतना से चल रही है। हम जो कुछ करते हैं, हम देखिए अच्छी बात कर रहे हैं ना, तो सारी प्रकृति में अच्छाई का विस्तार हो रहा है। हम अगर कोई निगेटिव, नकारात्मक बात करेंगे ना, तो सारी प्रकृति में ये मल्टीप्लिकेशन हो करके नकारात्मकता बढ़ेगी। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अगर तनाव में है तो सारी प्रकृति तनाव में है। क्यों? क्योंकि हम, एक व्यक्ति, एक छात्र, एक छात्रा, एक शिक्षक, एक गुरुजी, एक वाइस चांसलर, एक कोई भी अगर अशांत भाव का है तो सारी प्रकृति अशांत भाव की है, ये समझ लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। आप लोग तो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, फिजिक्स में देखिए, और आजकल तो ना गूगल अंकल तो थे ही पहले, एक और वो क्या चैटपैट अंकल आ गए हैं आजकल, तो उनसे पूछ लीजिए ये ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, वो दिख जाएगा आपको। क्या होता है जब एक एक चेतना है ना, और 5 चेतनाएं हैं, 10 चेतनाएं हैं, 1000 चेतनाएं, लाख चेतनाएं, जब इनका जो है आपस में समन्वय होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो कई हजार, लाख, करोड़ गुना हो जाती है। तो हम अगर एक व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे का मतलब क्या है, हम शुद्ध चेतना के हैं। फिर वही बात करते हैं, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, हम सब चेतना से ही जीवित हैं। हमारे शरीर की बेसिक इंटेलिजेंस कॉन्शसनेस है।
कॉन्शियसनेस खत्म हो गई तो हम कहते हैं भाई इसके तो प्राण निकल गए, ये अब मृत हो गया, ऐसा माना जाता है ना। वो सत्य भी है, फिर शरीर एक्टिव नहीं रहता। तो अपनी चेतना को अपन मजबूत करते हैं सुबह शाम साधना। वो देखिए 15-20 मिनट कुछ नहीं होता 24 घंटे में से। हम अगर कहें 1 घंटे साधना करिए तो क्या हुआ, 1 दिन का 24वां भाग हुआ। कायदे से उतना करना चाहिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं 30 मिनट लगाइए, माने अपने दिन का 48वां भाग लगाइए। जिसको सीखना है हम सब तैयार बैठे हैं, हमारे पास 500 ध्यान शिक्षक हैं भारत भर में, आप आइए। तो हमारे अपने स्कूल हैं भारत भर में, हमारे महाविद्यालय हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, सबके नंबर ऑन नेट पड़े हुए हैं, वहां से ध्यान शिक्षक को बुला लीजिए, सीखिए। लेकिन जब आंदोलन की बात आए तो बहुत विचारशीलता पूर्वक और शीलता पूर्वक दोनों, हाँ, विचारों की शांति और आंदोलन की शांति, उससे आपका आंदोलन सफल होगा, शीघ्र होगा और जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए रामचरितमानस की एक चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही। मन में जो इच्छा करेंगे, चेतना में स्थित होकर जो करेंगे, जो कहा ना योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित। योग कहाँ है, ये आत्म चेतना योग का सीट है, स्थान है ये। वहां से करेंगे तो क्या होगा, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको प्राप्ति ना हो सके। अब हमारे विद्यार्थियों ने कहा सर एक बात बताइए, हमको नंबर कम मिले तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा। अरे भाई भारत में तो 1000 यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है 2-4-5 शायद उस स्तर की नहीं होंगी, कोई बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटी से बच्चा नहीं निकलता। देखिए हम बिना किसी यूनिवर्सिटी की निंदा किए या आलोचना किए ये बात कह रहे हैं। हमने विश्व के बहुत देशों में बहुत विश्वविद्यालय देखे, इंस्टीट्यूट्स देखे, स्कूल्स देखे, एक से एक स्कूल देखे जिसमें हमारे भारतवर्ष के बड़े नेताओं के बच्चे पढ़े हैं। हमारे बच्चे होते ना तो हम कभी उसमें अपने को एडमिट नहीं कराते। क्यों नहीं कराते, क्योंकि उसमें जो है, जो हमारी भारतीयता के संस्कार हैं, जो हमारी भारतीयता की चेतना की सर्वसमर्थता है, जो हमारे जीवन की पूर्णता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता है, उन स्कूलों में नहीं है। जो हाइजीन हमारी चेतना में है वो उन स्कूलों में नहीं है, उन यूनिवर्सिटीज में नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बजट हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लेकिन जो संस्कार हमारे भारत में है वो विश्व में कहीं नहीं है। तभी तो हमारा भारत जगत गुरु भारत कहलाता है। अच्छा लोग कहते हैं भारत को पुनः जगत गुरु बनाएंगे। अरे क्या करोगे, जगत गुरु कैसे बनाओगे? भारत तो जगत गुरु था, जगत गुरु है और जगत गुरु रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भारत जो है वो चेतना विज्ञान को जानता है, उसको जानता है जो वृक्ष की मूल है। आप सबने अभी आजकल योजना चली ना, हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपकी कॉलोनी में वृक्षारोपण करते हैं ना। तो जब वृक्षारोपण करते हैं और वृक्ष बड़ा होने लगता है, ऊपर तक 20 फुट 40 फुट तक चला जाता है, तो उसमें जल देते हैं, खाद देते हैं। तो कहाँ देते हैं? एक क्रेन मंगा के बड़ी सीढ़ी लगा के चोटी पे देते हैं? नहीं। तो कहाँ देते हैं? जड़ में पानी देते हैं अपने लोग। खाद देते हैं तो अपना माली जो है वो वृक्ष की, पौधों की, फूल की जड़ में पानी देता है, उसमें खाद देता है। तो हमारे जीवन की जड़ क्या? चेतना। तो हम अपनी चेतना को पानी देते, सिंचन करते। काहे से करते? इस प्रक्रिया के माध्यम से करते। और उससे क्या होता है फिर? जो संकल्प हम लेंगे, उसको अपने लिटरेचर में कहा गया है संकल्प सिद्धि। लेकिन वो सिद्धि कहाँ है? वो मस्तिष्क के स्तर पर नहीं है, नहीं, वो चेतना के स्तर पर है।
तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्यारे बच्चों, करिए आंदोलन, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम आपके आंदोलन में वहां नहीं आते, हम वैचारिक रूप से, हम चेतना के स्तर पर आपके आंदोलन के साथ हैं, बशर्ते कंडीशनल कि आप अपना आंदोलन शांति के माध्यम से करिए, ऐसा प्रभाव उत्पन्न करिए कि जिसको आपको बुलाना हो वो आपके आंदोलन में आ जाए। अच्छा, आंदोलन करें ना तो केवल विद्यार्थी करें, उसमें बाहर के लोगों को ना इनवाइट करें और ना आने दें। कोई यूनियन के लोग आ रहे हैं, कोई राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं, देखिए उनसे एक्सपेक्टेशन, उनसे आशा ये मत करिए कि वो आपके हित में आ रहे हैं। उनका एक अलग दुकान है अपनी, वो अलग पर्पस को लेकर के आपके पास आ रहे हैं, वो अपनी संस्था के विकास के लिए आ रहे हैं, वो अपनी, आजकल के शब्दों में क्या एक शब्द कहा जाता है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। हम नहीं बोलते ये शब्द, लेकिन सुनते हैं। वो अपनी पार्टी की वोटिंग बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उनको आपसे कोई सिंपैथी नहीं है। ये आज नहीं, हम उस समय जब हम विद्यार्थी होते थे और अनशन पर बैठते थे, वो आके बैठ जाते थे, लेकिन आश्चर्य होता था कि वो हमारी समस्या की बात नहीं करते थे, वो अपने राजनीतिक दल की बात करते थे। उस समय भी विद्यार्थी परिषदें हुआ करती थी, कांग्रेस की भी, और तब बीजेपी नहीं थी, जनता पार्टी या जनता दल क्या कहते थे, उनकी थी, एक जनसंघ होती थी, उनकी थी। तो जो प्रतिनिधि इन राजनीतिक दलों के आते थे वो राजनीतिक बातें करते थे, हमारी क्या समस्या उसके ऊपर बात नहीं होती थी। तो इन लोगों को, ठीक है, अपने यहाँ एक बात कहते हैं ना, आपको सबको पता है, चमत्कार को नमस्कार। ये बड़े बड़े जो चमत्कार पुरुष हैं, नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, यूनियन के लीडर्स हैं, सबको प्रणाम करिए, सबके प्रति भाव अपना बहुत अच्छा रखिए, सबको चलते फिरते राम राम जी, जय राम जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सब कुछ करिए, सत श्री अकाल, सब करिए, जय जिनेंद्र, अच्छी बात है। संबंध सबसे रखना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात करी। वो क्या बात करी कि सबसे जो है मिलिए, ना मालूम क्या, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। ना मालूम किस वेश में, किस स्थान में, पुष्प के रूप में, पत्ती के रूप में, व्यक्ति के रूप में, पशु के रूप में आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, ये नहीं मालूम। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत फोकस करिए आपके अध्ययन में, अध्यापन में, आपस के इंटरेक्शन में, लाइब्रेरी जाइए। हमने भी हजारों घंटे अपने ग्रंथालय में बिताए हैं, अध्ययन किया है, और देखिए ये सब करने का जो फल है ना, आज अपने, ऐसा नहीं कहते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी और विज्ञानी, नहीं, लेकिन एक आम जो नागरिक होता है, व्यक्ति होता है, उससे कहीं अधिक ज्ञान अपने लोगों के पास है। वो उस समय की जो मेहनत है, परिश्रम है, उसका फल है, उस समय की जो साधना है उसका फल है। तो आज का जो समय है ना, वो आपकी साधना का समय है, आपके परिश्रम का। एक तरफ मस्तिष्क से तो अध्ययन करिए, एक तरफ साधना का परिश्रम करिए। आप देखिएगा आपका जीवन ऐसा होगा कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो आप सबसे हमारा अनुरोध है, वो सोच समझ के देखिए। हमारे समय में ना, हम विद्यार्थी, एक शब्द कहते हैं, आपको भी जान के अच्छा लगेगा, हम लोग बुद्धू थे। हम विद्यार्थी, हम कब की बात कर रहे हैं, स्कूल में 1970 से लेकर के, और पीएचडी फाइनल जब करी 97 में करी, तो इतना लंबा समय, हम 27 साल का विद्यार्थी जीवन, उसी में कई कोर्स किए, कई कोर्स किए। तो ये हम लोगों ने सब अध्ययन किया, देखा, समझा, पढ़ा, लिखा। बट कहने का जो तात्पर्य है, सार है, खूब परिश्रम करिए पढ़ाई में, लेकिन अपने स्वयं का ध्यान रखते हुए,
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। अभी आप लोग क्या करते हैं, रात्रि में जो है ना बहुत रात्रि तक पढ़ते हैं, फिर सुबह सोते हैं 10 बजे 11 बजे तक। नहीं, ऐसा मत करिए। प्रकृति के नियम से चलेंगे ना तो शीघ्र भोजन शाम को कर लीजिए, जल्दी सो जाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाइए। जितना अच्छा अध्ययन 4 बजे होगा ना, 5 बजे होगा, 6 बजे होगा, 7 बजे होगा, उतना अध्ययन आपको रात्रि में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार रात्रि तो शयन के लिए है। जो लोग रात्रि पे जगते हैं ना, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं रात्रिचर है। हमने भी बहुत काम किया रात्रि में जग जग के, बट अब पता लगा कि जितना अच्छा स्वास्थ्य लोगों का दिन में काम करने से होता है, रात्रि में काम करने से नहीं होता। अभी भी शिफ्ट होती हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं उसमें लोगों को करना पड़ता है, लेकिन उसके नियम है कि जब रात्रि में काम करो तो 2 गुना आराम करो। फिर जो है जितना दिन में काम करके आराम होता है, 2 गुना रात्रि में काम करके वो मिलता नहीं है। उससे क्या होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लोग बीमार हो जाते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोई को माइग्रेन हो जाता है, कोई को जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई का ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है। तो अपने को बीमार नहीं पड़ना, अपने प्रकृति के नियमों के साथ चलेंगे। दिन में जो कुछ काम करना है सुबह 6, 7, 8, 9 बजे से लेकर के रात्रि के 8, 9 बजे तक करेंगे, और उसके बाद विश्राम करेंगे, फिर सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, फिर अपना अध्ययन करेंगे। आप ये साधना हमारे कहने से, हमारे अनुरोध से, हमारे निवेदन से हम कह रहे हैं, कुछ दिन करके देखिए, आप देखेंगे बड़ा अच्छा परिणाम आएगा। आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी, आपको प्रसन्नता होगी कि आपने ये रूटीन अपनाया। जो आप मेमोराइज करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं में आपको जो है वो चीजें याद होने लगेंगी, समझ में आने लगेगी, और आपको दूसरों को ये विद्या देने में आनंद आएगा। चलिए, तो बहुत लंबी बात नहीं करते, लंबी हो गई लगता है थोड़ी, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान से हमारी बात को सुनिए। ये हमारा 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 65 वर्ष के जीवन का और विश्वव्यापी बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, एक ही कॉन्टिनेंट बचा जहां नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स में घूमे हैं, बहुत कंट्रीज को देखा है, 125 कंट्रीज के लोगों को मिले हैं, देखा है, उनके साथ कार्य किया है। तो हमारे अनुभव पर थोड़ा विश्वास करिए और देखिए, आपका जीवन बहुत उन्नतशाली जीवन होगा, आपका जीवन बड़ा सिद्ध जीवन होगा। आप एक बहुत सक्षम, ओजवान, तेजवान पुरुष या महिला जो भी होंगे वो बनेंगे। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।